नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एसआईआर पर बात करने वाले हैं। एसआईआर पर बात करने से मतलब हमारा तात्पर्य बिल्कुल साफ है। देश के अंदर जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कल बयान दिया और इसके अतिरिक्त सरकार पार्लियामेंट में भी बोल चुकी है कि देश में जनसंख्या के 3 कारण हैं। एक कारण जो और जनसंख्या हम काउंट कैसे करते हैं? मोस्टली वोटर से काउंट करते हैं या फिर 10 साल में जनसंख्या के आंकड़े आते हैं। तो जो विषय है वो विषय ये है कि भारत में एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने सबने देखा कि बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो तमाम राहुल गांधी तो रोड पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनके परिवार का सगा संबंधी चला गया हो, इतना उनको दुख हो रहा था एसआईआर सही होने का। अपोजिट पार्टियां लगातार उस पर आ रही थी और ये कह रही थी कि ये मुस्लिम्स को टारगेट करने की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जबकि विषय ये है कि 3 बड़े विषय हैं जो भारत में डेमोग्राफी चेंज करते हैं। पहला है घुसपैठिए, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा ज्यादा बच्चे पैदा करना। इसमें एक विषय यह है कि जो घुसपैठिया है, घुसपैठिए की आबादी भारत में ऐसा एक अनुमान है कि 5 से 10 करोड़ है, कुछ लोग ज्यादा भी बताते हैं। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि घुसपैठिए भारत में नुकसान बहुत करते हैं। क्रिमिनल सिस्टम में सबसे ज्यादा घुसपैठियों की ही भूमिका होती है। मुंबई में चले जाइए, जो लेबर क्लास में बहुत बड़ा तबका है वो घुसपैठियों का है। ऐसा ही देश भर में निर्माण इंडस्ट्री में घुसपैठिए भरपूर काम करते हैं और जो रोड पर आपको अक्सर दिखाई दे जाते हैं भीख मांगते बच्चे गोद में लिए हुए, ये ज्यादातर घुसपैठिए हैं। अब घुसपैठियों को बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार लगातार सोच रही थी। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से लोग भारत में आए, उनको लेकर जो यहाँ पर विचार आया कि नहीं इनको नागरिकता दे देनी चाहिए, उसको लेकर अमित शाह जी के मुंह से ये निकला कि हम एनआरसी करवा कर रहेंगे। ये जो एनआरसी करवा कर रहेंगे, सीएए की आड़ में एनआरसी का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज रोड पर आ गया। कांग्रेस उनका नेतृत्व कर रही थी, सलमान खुर्शीद से लेकर और सारे नेता उनके कार्यक्रमों में जा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये हमारे ऊपर कठोर आघात है, हिंदुओं को नागरिकता देना उनके लिए नागवार गुजरा। हालांकि देश में माहौल बदल गया और देश में माहौल कुछ इतना बदला कि सरकारें भी हिल गईं। अभी एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने तय किया कि हम ये तय करेंगे कि भारत का नागरिक ही वोटर बने, क्योंकि आर्टिकल 324 का विषय है और वो आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत में लीगल फ्रेंचाइजी जो कि भारत का नागरिक हो, स्वस्थ चित्त हो, वो वोटर बन सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब चुनाव आयोग लिस्टें बनाने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग लिस्टें बनाता है और लिस्टें बनाकर वोटर को लिस्ट करता है, डी लिस्ट भी करता है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्क्रूटनी करे। हर बार वो करती है। हालांकि ये लगातार चल रहा है कि एक ही सूची बननी चाहिए। अभी तक क्या होता था कि केंद्र का चुनाव होता था तो अलग सूची बनती थी, राज्य का चुनाव होता था अलग बनती थी, नगर महापालिका का चुनाव होता था तो अलग सूची बनती थी। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम एक सूची बनाएंगे और एक सूची में हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि भारत का नागरिक ही वोटर बने। अब ये बात को लेकर कि भारत के नागरिक वोटर बने, भारत के नागरिक मतलब चुनाव आयोग को तो अधिकार नहीं है, ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है। चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर सकता है, ये विषय ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया। हालांकि उस समय आधार को, राशन कार्ड को या फिर और ये जो 1-2 कार्ड हैं इनको डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं, इस बार आधार को इंक्लूड कर लिया जाए। चुनाव आयोग ने उसके बाद पूरे देश में एसआईआर करने की बात कर दी और ये नोटिफिकेशन कर दिया पहले, और भी अक्टूबर में फिर से 25 से 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर को फिर से नोटिफिकेशन किया गया कि सभी राज्यों में एसआईआर किया जाए। इसमें उन्होंने कहा हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत का नागरिक ही वोटर हो। अब ये जो भारत का नागरिक ही वोटर हो, और वो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार के चेंज में आई, जो उन्होंने चेंज किया, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम अब की सूची बनाते समय उसमें ये भी लिस्ट करेंगे कि उसका पूर्वज पैतृक गांव कौन सा है। पैतृक गांव कौन सा है का मतलब बिल्कुल साफ है कि आज वो जहां पर रह रहा है वहां वोटर है, वो कहता है कि नहीं मैं भारत का नागरिक हूं, वहां से आया हूं, तो वहां का भी एड्रेस उसको देना पड़ेगा और जहां से वो आया है वहां पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, चुनाव आयोग तो पूरे देश में ही काम करता है, वहां उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और ये कंफर्म किया जाएगा कि वाकई में वो भारत का नागरिक है या नहीं है।
अब ये बात तमिलनाडु की सरकार को अच्छी नहीं लगी। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ऑन वे सुप्रीम कोर्ट चली आई और सुप्रीम कोर्ट में उसने आकर ये कहा कि ये एक्चुअली एसआईआर नहीं हो रहा है, ये बैकडोर से एनआरसी हो रहा है। मैं कहता हूं कि बैकडोर से अगर एनआरसी हो भी रहा है तो तमिलनाडु की सरकार को क्या समस्या है? क्या भारत के नागरिकों के अलावा भी वो किसी और का वोट डलवाना चाहते हैं, या फिर इन सबको घुसपैठियों का वोट अच्छा लगता है, या खुद घुसपैठिए बनते जा रहे हैं? ये बड़े प्रश्न गंभीर उठते हैं। लेकिन इन्होंने गंभीरता जो कोर्ट में दिखाई, उस कोर्ट की रिट में आर्टिकल 32 की रिट डाली गई और उस रिट में तमिलनाडु सरकार कहती है कि ये जो करवाया जा रहा है ये बैकडोर से एनआरसी है। और एनआरसी ये कैसे करवा सकते हैं? अगर एनआरसी करवाना है तो वो होम मिनिस्ट्री ही करवा सकती है। होम मिनिस्टर जब एनआरसी की बात कर रहे थे तो यही लोग रोड पर थे और हंगामे कर रहे थे और बोल रहे थे एनआरसी कैसे कर लोगे देश में, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो कार्ड ही नहीं है, हमारे पास तो वोटर कार्ड नहीं है, हमारे पास तो रेजिडेंस का प्रमाण नहीं है। वो लोग जो भगवान राम के बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे हजारों साल पहले का, वो लोग अब अभी का डेटा देने को तैयार नहीं। तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि अगर आप गांव का पता कर रहे हैं, अगर आप पूर्वजों का पता कर रहे हैं, अगर आप कहां से आया वो, आज वो माइग्रेंट है कहां से आया उसका पता कर रहे हैं, तो ये एनआरसी से कम नहीं है, एनआरसी है और ये नहीं होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 10 इनका सबका उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 324 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 324 केवल भारत के वोट की बात करता है। एनआरसी करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जबकि ये एनआरसी कर रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि हमको जो डेटा मिलेगा वो होम मिनिस्ट्री को सप्लाई करेंगे, होम मिनिस्ट्री से कंफर्म करेंगे। अब अगर इस तरह का जो एसआईआर होगा और पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो कहां से आया, उसका पैतृक परिवार कहां पर रहता है, वो कौन से समाज से आता है, वो कब आता है, उसकी बाकी की परिवार की डिटेल क्या है, तो निश्चित तौर से ये अगर पूरे देश में एक साथ होगा तो एक बड़ी आबादी 5 से 10 करोड़ की ऐसी निकलेगी जो कि रोहिंग्या होगा, बांग्लादेशी होगा, पाकिस्तान से एंट्री मारा होगा, अफगानिस्तान से एंट्री मारा होगा, श्रीलंका से एंट्री मारा होगा और भारत में रह रहा होगा, नेपाल का नागरिक होगा, भारत में रह रहा होगा। इन सब की शिनाख्त हो जाएगी। इसलिए प्रश्न तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल है कि एनआरसी करवाने का अधिकार तो इनको चुनाव आयोग को है नहीं, वो तो होम मिनिस्ट्री को है। और होम मिनिस्ट्री अगर एनआरसी करवाएगी तो वो हंगामा करके शाहीन बाग बना देंगे और पूरे देश में चलने नहीं देंगे। इसलिए वो इस एनआरसी, इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर असंवैधानिक है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। केंद्र जो है वो केंद्र सरकार को राइट है, ना कि चुनाव आयोग को। इसलिए ये अवैधानिक है, इसको यहीं पर रोक कर समाप्त कर देना चाहिए। आप सोचिए कि हमारे देश में ऐसे बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये चाहते हैं कि विदेशी नागरिक भारत में वोटर बने रहें, जो भारत के नागरिकों के अलावा बाकी वोटों को जिंदा रखना चाहते हैं, जो उनको नागरिकता देना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं ये लोग देश के हितैषी लोग हैं, देश का हित करने वाले लोग हैं, ये देश के विषय में अच्छा सोचने वाले लोग हैं? क्या देश को इनको चलाने का अधिकार भी है? क्या वोटर को ये नहीं सोचना चाहिए, भारत के ओरिजिनल वोटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग भी इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो वोट पाने छोड़ दीजिए, वो सरकार चलाने के योग्य नहीं है, सरकार में आने के भी योग्य नहीं है। उनकी योग्यता यही है कि वो गलत करना चाहते हैं देश के साथ, वो विदेशियों को भारत में नागरिक बनाना चाहते हैं, वोटर बनाए रखना चाहते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से इनको बाहर किया जाए, किसी प्रकार से इनको चिन्हित किया जाए। लगातार कर भी रही है, लगातार बांग्लादेश भेज भी रही है, बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन हमारे देश में अपोजिशन के लीडर्स को इसका बहुत दर्द है और इतना दर्द है कि जैसा उनको लगता है कि उनके कोई सगे वाले इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हों और उन पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। आप सोचिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कमेंट लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है इनमें क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।